चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ा पेड़, एक नन्हा सा कीड़ा और हम इंसानों में आखिर वो कौन सी एक चीज है जो बिल्कुल एक जैसी है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जीवन की उस सबसे छोटी मगर सबसे जरूरी चीज के बारे में जानेंगे जो हम सबको आपस में जोड़ती है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हाँ, जरा सोचिए इस बारे में। ये तीनों दिखने में एक दूसरे से कितने अलग हैं ना? मतलब कोई मेल ही नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक ऐसा गहरा राज छिपा है जो इन सबको, मतलब हर जिंदा चीज को एक ही धागे में पिरोता है। और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारी ये जो कहानी है ना, इसकी शुरुआत होती है एक कह सकते हैं एक एक्सीडेंट से। एक ऐसी खोज जो किसी ने प्लान नहीं की थी, बस अचानक हो गई। पर इस एक घटना ने साइंस की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। बात है साल 1665 की। एक साइंटिस्ट थे, नाम था रॉबर्ट हुक। उन्हें ना अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से चीजों को देखने का बड़ा शौक था। तो बस एक दिन ऐसे ही उन्होंने पेड़ की छाल का एक बहुत ही पतला सा टुकड़ा लिया, जिसे कॉर्क कहते हैं, और उसे अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। और जैसे ही उन्होंने लेंस से झांका, वो हैरान रह गए। उन्हें जो दिखा वो बिल्कुल किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। छोटे छोटे खाली खाली डिब्बे, एक के बाद एक। सोचिए, ऐसा कुछ उस वक्त तक किसी ने कभी नहीं देखा था। अब इन छोटे छोटे डिब्बों को देखकर हुक को क्या याद आया पता है? उन्हें मठ में बने साधुओं के छोटे छोटे कमरे याद आ गए। तो बस उन्होंने लैटिन भाषा के शब्द सेला, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा, उसी से इनका नाम रख दिया सेल। है ना कितना सिंपल? अब ये सुनने में शायद कोई बहुत बड़ी बात ना लगे, है ना, कि ठीक है छोटे कमरे देख लिए। लेकिन नहीं, ये एक जबरदस्त खोज थी। इसने साइंस की पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया, क्योंकि ये पहली बार था जब हमें ये पता चला कि कोई भी जिंदा चीज एक सिंगल चीज नहीं है, बल्कि वो ऐसी ही हजारों, लाखों, करोड़ों छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी है। और बस यहीं से शुरुआत हुई एक पूरी नई फील्ड की, सेल बायोलॉजी। अच्छा, तो हुक की इस खोज के बाद ना साइंटिस्ट की दुनिया में जैसे एक हलचल सी मच गई, मतलब एक आग ही लग गई। अब हर कोई इन छोटे कमरों के राज को और ज्यादा और गहराई से समझना चाहता था। और बस यहीं से शुरू हो गई एक तरह की रेस, वैज्ञानिकों के बीच एक नई दौड़। और फिर अगले करीब करीब 200 सालों तक एक के बाद एक कमाल की खोजें होती रहीं। पहले आए ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार तालाब के पानी में असल में जिंदा चलती फिरती कोशिकाएं देखीं। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के और अंदर झांका और उसका कंट्रोल सेंटर खोज निकाला, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। फिर पुरकिंजे आए, उन्होंने सेल के अंदर जो लिक्विड होता है ना, उसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। फिर श्लाइडन और श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी। और आखिर में विर्चो ने इस पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा जोड़ा। उन्होंने बताया कि हर नई कोशिका हमेशा अपनी पुरानी कोशिका से ही बनती है, कहीं और से नहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। फिर आया टेक्नोलॉजी का दौर। एक बहुत बड़ी छलांग लगी। साल 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, तो समझ लीजिए हमें सेल के अंदर देखने के लिए एक सुपर पावर मिल गई। अब हम सिर्फ सेल को ही नहीं, बल्कि उसके अंदर की पूरी जटिल दुनिया, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को भी एकदम साफ साफ देख सकते थे। तो इन सारी खोजों ने मिलकर धीरे धीरे हमें एक ऐसे पक्के सबूत तक पहुंचा दिया, जिसने जिंदगी के एक बहुत बड़े, बहुत पुराने रहस्य को आखिरकार सुलझा ही दिया। और इसका सबसे बढ़िया सबूत मिलता है एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट में। जरा कल्पना कीजिए, हम एक प्याज लें और उसकी अंदर की पतली सी झिल्ली निकालकर माइक्रोस्कोप के नीचे रखें। जानते हैं क्या दिखेगा? हमें दिखेगी जैसे ईंटों से बनी एक दीवार, एक जैसी रेक्टेंगुलर शेप की रचनाएं। और हाँ, हर ईंट मतलब हर सेल के अंदर एक छोटा सा डॉट भी दिखेगा, जो कि उसका न्यूक्लियस होता है। अब देखिए, ये एक्सपेरिमेंट कितना सिंपल है, पर इसका जो नतीजा है वो बहुत ही गहरा है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो प्याज हो या कोई भी दूसरा पौधा हो या कोई जानवर हो, मतलब हर जिंदा चीज, हर एक इन्हीं छोटी छोटी बेसिक यूनिट्स से बनी है। और इन्हीं यूनिट्स को हम कहते हैं सेल्स। तो अब हम सेल की एक पक्की परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, सेल सिर्फ एक बिल्डिंग की ईंट जैसी नहीं है जो सिर्फ ढांचा बनाती है। नहीं, ये एक जादुई ईंट है। ये ढांचा भी बनाती है और उस बिल्डिंग के सारे काम भी खुद ही करती है। मतलब जिंदा रहने के लिए जो भी जरूरी काम है ना, वो सब इसी छोटे से नन्हे से लेवल पर होते हैं। ओके, तो यहां तक तो बात एकदम साफ है। हर जिंदा चीज सेल से बनी है।
सिंपल। पर अब अगला सवाल ये आता है कि क्या सारे जीव इन सेल्स का इस्तेमाल एक ही तरीके से करते हैं? चलिए अब जरा इस पर गौर करते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर जीव दो तरह के होते हैं। एक तरफ हैं यूनिसेल्युलर, मतलब एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा या बैक्टीरिया। यहाँ क्या होता है कि एक ही सेल, बस एक सेल, वही पूरा का पूरा जीव है। खाना, सांस लेना, घूमना, सब कुछ वही अकेली सेल करती है। और दूसरी तरफ हैं मल्टी सेलुलर जीव, यानी हम जैसे पौधे, जानवर। यहाँ करोड़ों अरबों सेल्स एक टीम की तरह, एक समाज की तरह मिलकर काम करती हैं। हर सेल का अपना एक खास काम होता है और इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा। और बताएं, सबसे कमाल के बात क्या है? हर मल्टी सेल्यूलर जीव, चाहे वो हम हों या एक बहुत बड़ा पेड़, हम सब अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं सिर्फ एक अकेली सेल से। सोचकर भी अजीब लगता है ना? बस वही एक सेल डिवाइड होती जाती है और फिर उसके ग्रुप्स अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग शक्ल ले लेते हैं। तो ये जो अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करती हैं, ये होता कैसे है? इसका एक बहुत बड़ा हिंट, एक बहुत बड़ा सुराग इनके शेप में, इनके आकार में छिपा है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक सेल का शेप और उसका काम आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमीबा को ही ले लेते हैं। इसका कोई फिक्स शेप होता ही नहीं है, ये तो लगातार अपनी शक्ल बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि यही इसका तरीका है चलने का और अपने खाने को चारों तरफ से घेर कर पकड़ने का। तो इसका काम ही है शक्ल बदलना। अब जरा अपनी बॉडी के अंदर की नर्व सेल यानी न्यूरॉन को देखिए। ये कैसी होती है? एकदम लंबी, धागे जैसी, और उसमें से कई ब्रांच निकली होती हैं, जैसे किसी पेड़ की जड़ें। और इसका ऐसा शेप क्यों है? ताकि ये हमारे दिमाग से शरीर के कोने कोने तक बिजली की स्पीड से मैसेज पहुंचा सके, एक तार की तरह। एक और उदाहरण देखते हैं। हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये एक छोटी सी प्लेट या डिस्क की तरह गोल और चपटी होती हैं, और ये शेप बहुत ज़रूरी है। इसी की वजह से ये हमारी सबसे पतली नसों में से भी आराम से निकल जाती हैं और अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लाद कर ले जा सकती हैं। तो इन सब उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। एक सीधा सा नियम है, सेल का शेप कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो पूरी तरह से उसके काम के हिसाब से डिजाइन होता है। मतलब जैसा काम वैसा आकार। सिंपल। इस सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। वो कौन सी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी चीज है जो हर जिंदा चीज को बनाती है, चाहे वो हम हो या कोई छोटा सा पौधा? जवाब है कोशिका। ये बस एक बुलबुला नहीं है, नहीं, ये तो एक चलते फिरते व्यस्त शहर जैसा है, जिसके अपने नियम हैं, अपनी एनर्जी है और अपना एक मकसद है। तो चलिए इस शहर की सैर पर निकलते हैं। हमारे स्टोर का पहला स्टॉप है कोशिका की बाहरी बाउंड्री। इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। सोचिए, ये शहर का सिक्योरिटी गार्ड है जो बॉर्डर पर तैनात है। पर ये कोई ईंट की दीवार नहीं है, नहीं, ये जिंदा है, फ्लेक्सिबल है और बहुत समझदार भी। एक सख्त गेट कीपर की तरह ये बड़े ध्यान से तय करती है कि किसे अंदर आने देना है और किसे बाहर भेजना है। साइंस की भाषा में इसी को कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल होना, मतलब हर कोई अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। तो सवाल यह है कि ये गेट कीपर अपना काम करता कैसे है? मतलब कोशिका के अंदर और बाहर चीजों का आना जाना कंट्रोल होता कैसे है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है डिफ्यूजन, जो बड़ा सिंपल है। जहां कोई चीज ज्यादा होती है वो वहां चली जाती है जहां वो कम है। बस इसी तरह ऑक्सीजन कोशिका में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। दूसरा तरीका है ऑस्मोसिस, जो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पानी के आने जाने का नियम है। अब ऑस्मोसिस को थोड़ा और ध्यान से समझते हैं। ये पानी का एक बड़ा मजेदार रूल है। पानी हमेशा उस जगह जाना पसंद करता है जहां ज्यादा चीजें घुली हुई हों, जैसे कि नमक या चीनी। ऐसा समझिए कि पानी एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये नियम याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस नियम के 3 बड़े दिलचस्प नतीजे हो सकते हैं। अगर हम कोशिका को ऐसे घोल में रखें जिसमें बहुत कम नमक है, जिसे हाइपोटोनिक कहते हैं, तो पानी तेजी से कोशिका के अंदर जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। अगर घोल में नमक की मात्रा कोशिका के अंदर जितनी ही है, यानी आइसोटोनिक, तो कुछ नहीं होगा, सब शांत रहेगा। लेकिन अगर हम कोशिका को बहुत ज्यादा नमक वाले पानी में डाल दें, जिसे हाइपोटोनिक कहते हैं, तो कोशिका का सारा पानी बाहर निकल जाएगा और वो बेचारी सिकुड़ जाएगी। ये चीज तो हम अपने घर पर भी देख सकते हैं। एक सिकुड़ी हुई किशमिश को पानी के कटोरे में डाल दीजिए। सादा पानी किशमिश के लिए एक हाइपोटोनिक घोल है,
इसलिए पानी किशमिश के अंदर चला जाता है और कुछ ही देर में वो फूलकर अंगूर जैसी हो जाती है। ऑस्मोसिस का बेहतरीन एग्जाम्पल। अब इसका ठीक उल्टा देखते हैं। क्या होगा अगर हम बिना छिलके वाले अंडे को बहुत गाढ़े नमक वाले पानी में डाल दें? जैसा कि हमने सीखा, ये एक हाइपरटोनिक घोल है। तो होगा ये कि पानी अंडे से बाहर निकल जाएगा और अंडा सिकुड़ जाएगा। अच्छा, अब तक हमने जो कुछ भी देखा ना, वो जानवरों की कोशिकाओं में भी होता है। लेकिन पौधों के पास एक एक्स्ट्रा चीज होती है, एक तरह का सुरक्षा कवच। चलिए अब इसे देखते हैं, यानी कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक सख्त मजबूत दीवार होती है। ये न सिर्फ पौधे को उसका आकार और मजबूती देती है, बल्कि सोचिए, जब बारिश होती है और पौधे की कोशिका बहुत सारा पानी सोख लेती है, तो यही दीवार उसे गुब्बारे की तरह फटने से बचाती है। सच में एक सुरक्षा कवच ही है ये। याद है हाइपरटोनिक घोल में क्या होता है? कोशिका सिकुड़ जाती है। जब ये एक पौधे की कोशिका के साथ होता है तो अंदर का सारा सामान तो सिकुड़ जाता है, लेकिन बाहरी सख्त दीवार वैसी रहती है। इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब कोशिका जिंदा हो। चलिए अब हमारे टूर के सबसे जरूरी पड़ाव पर चलते हैं, कोशिका का ब्रेन, यानी कि उसका नाभिक या न्यूक्लियस। इसकी बनावट एक हाई सिक्योरिटी तिजोरी जैसी है। इसके चारों तरफ एक नहीं बल्कि दोहरी दीवार है। इस दीवार में छोटे छोटे दरवाजे भी हैं ताकि जरूरी चीजें अंदर बाहर आ जा सकें। और इस तिजोरी के अंदर है सबसे कीमती खजाना, क्रोमोसोम। ये डीएनए के धागे हैं जिनमें जिंदगी की पूरी रेसिपी लिखी होती है। तो कुल मिलाकर न्यूक्लियस ही असली बॉस है। यही कोशिका को बताता है कि क्या करना है, कब बढ़ना है, कब दो हिस्सों में बंटना है। और सबसे बड़ी बात, यही वो आनुवांशिक जानकारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। अब जब हम न्यूक्लियस के बारे में जान गए हैं, तो हम बायोलॉजी के सबसे बड़े क्लासिफिकेशन में से एक को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, दुनिया में जिंदा चीजों को दो बड़ी टीमों में बांटा गया है, प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स जैसे हम और पेड़ पौधे। और इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क वही है जिसके बारे में हमने अभी सीखा, न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ऑर्गेनाइज्ड ब्रेन यानी न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। हमारी आज की पूरी कहानी का सार आप कह सकते हैं इसी एक लाइन में है। अगर आज की बातचीत से बस एक बात याद रखनी हो तो वो यही है, कोशिका यानी सेल ही वो नींव है जिस पर जिंदगी की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम कोशिका के अंदर की हलचल भरी दुनिया को देखेंगे। फिर हम मिलेंगे उसके स्पेशल वर्कर्स से जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि ये कोशिकाएं बढ़ती कैसे हैं, और आखिर में हम इन सब को जोड़कर देखेंगे कि ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले दरवाजा खोलते हैं और कोशिका के अंदर की दुनिया में कदम रखते हैं। ये जो माहौल आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। यहीं पे सारा एक्शन होता है। अब ये साइटोप्लाज्म कोई खाली जगह नहीं है। सोचिए, ये एक तरह का जेली जैसा सूप है जिसके अंदर कोशिका के सारे अंग तैर रहे हैं। जीवन के लिए जरूरी जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सब यहीं इसी सूप के अंदर होते हैं। अब असली मजा शुरू होता है। चलिए मिलते हैं शहर के असली हीरो से, इसके स्पेशलिस्ट से, जिन्हें हम कहते हैं अंगक या ऑर्गेनेल्स। हर एक का अपना एक खास काम है। और हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में कहें तो ईआर। आप इसे कोशिका की अपनी फैक्ट्री या प्रोडक्शन लाइन मान सकते हैं, जहां बहुत जरूरी चीजें बनाई जाती हैं। अब देखिए, इस फैक्ट्री के भी दो हिस्से हैं। एक है रफ ईआर जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं और इसका काम है प्रोटीन बनाना, और दूसरा है स्मूथ ईआर जो लिपिड यानी फैट बनाता है और साथ ही कोशिका को जहरीली चीजों से साफ भी करता है। अच्छा, प्रोडक्शन तो हो गया, अब पैकेजिंग और शिपिंग कौन करेगा? यहीं पर एंट्री होती है गोल्जी उपकरण की। ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस है। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक है। ये ईआर से आने वाले प्रोटीन और लिपिड को पहले तो पैक करता है, फिर जरूरत के हिसाब से उनमें थोड़े बदलाव करता है, और आखिर में उन्हें लेबल लगाकर सही पते पर रवाना कर देता है, चाहे वो पता कोशिका के अंदर हो या बाहर। पर इसका काम सिर्फ इतना ही नहीं है। ये एक और बहुत जरूरी चीज बनाता है, और वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम है कोशिका के सफाई कर्मचारी। ये एक तरह का रिसाइकलिंग सेंटर है जो कोशिका के कचरे को और बाहर से आए दुश्मनों को अपने पावरफुल एंजाइम से खत्म कर देते हैं।
इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि अगर कोशिका डैमेज हो जाए तो ये फटकर पूरी कोशिका को ही खत्म कर सकते हैं। और अब जिसकी एंट्री का शायद सबको इंतजार रहता है, कोशिका का सुपरस्टार, इसका पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। ये नाम तो हम सबने जरूर सुना होगा, है ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी बनाना, एटीपी के रूप में। ये कोशिका की एनर्जी करेंसी है। पर इसकी सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं। मतलब ये काफी हद तक आत्मनिर्भर है। अभी तक हम जिन चीजों की बात कर रहे थे वो ज्यादातर जानवरों की कोशिकाओं में भी मिलती हैं, पर अब कुछ ऐसा देखते हैं जो पौधों को और भी खास बनाता है, और वो है प्लास्टिड्स। पौधों में ये प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, जो पौधे का किचन है, जहां फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, जो पौधे का स्टोर रूम है, जहां स्टार्च और तेल जैसी चीजें जमा होती हैं। अब बात करते हैं कोशिका के बड़े से वाटर टैंक या स्टोर रूम की, यानी रसधानियों की। पौधों की कोशिकाओं में तो ये इतनी बड़ी होती हैं कि कभी-कभी 90% तक जगह घेर लेती हैं। ये सिर्फ स्टोरेज ही नहीं करती, बल्कि पौधे को सीधा खड़ा रखने में भी मदद करती हैं। तो हमने कोशिका के अंदर तो अच्छे से झांक लिया, पर यह कहानी आगे कैसे बढ़ती है, जीवन चलता कैसे है? इसका जवाब है कोशिका विभाजन में, यानी सेल डिवीजन में। कोशिका विभाजन के दो मेन तरीके हैं। पहला है माइटोसिस। इसे आप फोटोकॉपी मशीन समझिए। जब शरीर को बढ़ना होता है या कहीं चोट लग जाती है तो ये एक कोशिका से बिल्कुल वैसी ही दो कोशिकाएं बना देता है। दूसरा है मियोसिस। ये थोड़ा अलग है और सिर्फ प्रजनन के लिए होता है। इसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं और सब में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इस पूरे सफर के बाद हम कहां पहुंचे? आखिर ये छोटी सी न दिखने वाली दुनिया इतनी बड़ी बात क्यों है? बात बहुत सीधी सी है। हम सब, हर पेड़ पौधा, हर जानवर, हर जिंदा चीज इन्हीं कोशिकाओं से बने हैं। सांस लेने से लेकर खाना पचाने तक और नई पीढ़ी को जन्म देने तक जीवन का हर काम इन्हीं नन्ही फैक्ट्रियों के अंदर हो रहा है। उम्मीद है कि कोशिका की ये दुनिया आप सबको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और इस टूर में मजा आया होगा। तो अगर इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये जानकारी हर उस स्टूडेंट के लिए काम की है जो कंसेप्ट को रटना नहीं, समझना चाहता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, आपका बस एक शेयर किसी दूसरे स्टूडेंट की मुश्किल आसान कर सकता है। ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। और जाते जाते मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये कोशिकाएं अचानक विभाजित होना बंटना ही बंद कर दें? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार।